गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंतर्गत आज अब तक हम लोगों ने निर्देशन विद्यालयों में निर्देशन कार्यक्रम और सेवाओं के बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरह के कौन कौन सी निर्देशन सेवाएं और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, किस तरह से उन्हें चले। अब यहाँ बात आती है कि शाला निर्देशनकर्ताओं के उत्तरदायित्व, क्योंकि एक विद्यालय में निर्देशनकर्ता के उत्तरदायित्व बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, बहुत अधिक उत्तरदायित्व बढ़ होते हैं, क्योंकि जो बालक है वो विद्यालय में कही गई बात पर अधिक विश्वास करता है, या ये कहा जाए कि उसके लिए विद्यालय में अध्यापक के द्वारा कही गई बात पत्थर की लकीर हो जाती है, तो वो उस चीज़ को ज़्यादा विश्वास करना पसंद करता है, उस चीज़ पर ज़्यादा महत्व देता है। और विशेष रूप से छोटी कक्षाओं के बालक उच्च माध्यमिक स्तर तक आते आते बालक की स्वयं की तार्किक जो चिंतन क्षमताएं हैं उनमें वृद्धि हो जाती है। तो ऐसे में उनके लिए हालांकि उन्हीं बच्चों के लिए निर्देशन कार्यक्रम का बहुत अधिक आवश्यकता हो जाती है, लेकिन ये किशोरावस्था के जो बालक होते हैं ये निर्देशन की प्रक्रिया या निर्देशन के कार्यों को अपनी स्वेच्छा के अनुसार स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं। उन्हें जमता है तो उसे मानते हैं, नहीं जमता है तो उसे नहीं मानते। चूँकि ये किशोरावस्था के बालक होते हैं, इनकी अपनी तार्किक क्षमताएं और चिंतन क्षमताएं उनकी वृद्धि हो जाती है, यानी कि वो स्वयं चिंतन करना, तर्क करना सीख जाते हैं। तो ऐसे में एक निर्देशनकर्ता के उत्तरदायित्व बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, क्योंकि बहुत सावधानी पूर्वक उन्हें निर्देशन कार्य करना होता है। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे कि शाला निर्देशनकर्ता के उत्तरदायित्व क्या हैं। निर्देशनकर्ता के उत्तरदायित्व, सबसे पहला जो यहाँ आ जाता है सत्र के कार्यक्रम की योजना। सत्र के कार्यक्रम की योजना। सत्र के कार्यक्रम की योजना किसी भी व्यक्ति के किसी भी कार्य की सफलता, क्या चीज है, कार्य की सफलता किस पर निर्भर करती है, पूर्व योजना। अर्थात कि हम किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक अगर करना चाहते हैं तो ये आवश्यक होता है कि हम उसकी पूर्व योजना निर्माण करें। कि सबसे पहले जैसे कि कोई कार्य करना है तो वो कार्य है क्या, उसका मतलब उस कार्य को करने के पीछे उसके लक्ष्य या उद्देश्य क्या है, लक्ष्य या उद्देश्य। पहले तो हम ये तय करते हैं कि उस कार्य के लक्ष्य या उद्देश्य क्या है, उसके आधार पर इन लक्ष्य और उद्देश्यों के आधार पर कौन कौन सी क्रियाएं, कौन कौन सी क्रियाओं का सहारा लेना पड़ेगा, इन कार्यों को पूर्ण करने में कौन से साधनों की आवश्यकता होगी, किन क्षेत्रों से हम इन सभी साधनों को जुटा सकेंगे, या इन क्रियाओं का कार्य क्षेत्र क्या होगा, क्षेत्र या कार्य क्षेत्र, यानी कि दोनों क्षेत्रों में अंतर है। ये है संसाधन क्षेत्र, संसाधन क्षेत्र, और ये कार्य क्षेत्र कि किस कौन से क्षेत्र पे जाके हमें इस कार्य को करना होगा जिससे कि हमारे लक्ष्य की पूर्ति कर सकें, लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। कहने का मतलब कि हमें पूरी एक परफेक्ट, जिसको कि हम जैसे हम मकान बनाते हैं तो मकान बनाने के लिए हम डायरेक्ट नींव खोद के मकान खड़ा करना शुरू नहीं करते हैं, हम मकान के लिए पहले ब्लूप्रिंट का निर्माण करते हैं। अर्थात जब तक हम ब्लूप्रिंट का निर्माण नहीं करते हैं हम मकान नहीं बना सकते। वैसे ही किसी भी कार्य, यानी कि एक पूरी योजना, क्योंकि हमने जैसे
मकान बनाने के लिए कौन व्यक्ति कार्य करेगा, संसाधन कहाँ से आएंगे, जो भी आवश्यक संसाधन है वो कहाँ से जुटाए जाएंगे, कितने रेट में होगा, क्या होगा, मतलब हम पूरी प्लानिंग करते हैं। वही चीज है कि किसी भी कार्य की सफलता निर्भर करती है उसकी पूर्व योजना पर। अब बात आती है कि निर्देशन की। निर्देशन का कार्य जो है वो निश्चित है कि बहुत सावधानी पूर्वक करना होता है, क्योंकि इसमें निर्देशन जो प्राप्त कर रहा है उसके लिए बाध्यता नहीं है कि वो उस चीज को माने या ना माने, वो उसकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। उसको एक निर्देशनकर्ता का दायित्व होता है कि वो उसे निर्देशन प्रदान करे। अब यहाँ पर अगर उसने माना है, नहीं माना है तो बात खत्म हो, लेकिन आपकी योजना या आपकी बात को माना है तो अब यहाँ पर सावधानी होनी चाहिए कि जो भी आपकी राय या सलाह है वो बालक के लिए लाभकारी हो। अब लाभकारी कब होगी? जब हम उसकी योजना को पहले से ही निर्मित कर लेंगे। एक एग्जांपल और समझिए कि जैसे आप क्लासरूम में टीचिंग के लिए आपको पता है कि हमको पूरे साल में 15 चैप्टर कंप्लीट कराने हैं। ये 15 चैप्टर हमें पूरे साल में कंप्लीट कराने हैं, यानी कि ये 5 इकाई या 6 इकाई और उसके अंतर्गत ये 15 चैप्टर्स हैं। अब इनको कैसे पूरे साल भर में, यानी कि जो भी 7-8 महीने स्कूल चलता है उसमें हमें उस समस्त, चाहे उसमें छुट्टियां उत्सव सभी को जोड़कर, उत्सव छुट्टी आदि जितने भी अन्य गतिविधियां जो होती हैं सभी के दिनों को जोड़ने के बाद हम ये तय करते हैं कि हमारे ये 15 चैप्टर इन दिनों को छोड़ देने के बाद में कैसे पूरे होंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पूरी वार्षिक योजना का निर्माण करते हैं। अब यही वार्षिक योजना शिक्षक को दिशा निर्देश प्रदान करती है कि एक महीने में, एक माह में कौन कौन सी आपकी पाठ पूरे कराए जाएंगे, इन पाठों के लिए कौन कौन से संसाधनों की आवश्यकता है। कहने का मतलब कि पूरी एक वार्षिक योजना का निर्माण करते हैं। जैसे आप लोग दैनिक पाठ योजना का निर्माण करते हो कि आज कक्षा में जाकर आपको क्या पढ़ाना, तो यही एक योजना है। तो वो आपकी दिन की योजना है। और यहाँ पर हम सत्रीय योजना की बात कर रहे हैं कि एक निर्देशनकर्ता को पूरे साल में किस तरह से कार्य को पूर्ण करना है, कब किस कार्य की किस चीज के प्रशिक्षण की आवश्यकता है, कहाँ पर किस तरह का निर्देशन उसे देना है, शैक्षणिक निर्देशन कैसे देना है, सहशैक्षिक कैसे देना है, पाठ्य सहगामी कैसे देना है, मतलब इस सभी तरह के, या उसके व्यावसायिक निर्देशन का वो कैसे किया जाएगा, उसके लिए क्या प्लानिंग करनी है, ये सारी कार्य योजना पहले से ही तय की जाती है। यानी कि निर्देशनकर्ता का ये उत्तरदायित्व होता है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो निर्देशन के लिए पहले से ही इसकी योजना का निर्माण करे, ताकि जब निर्देशन कार्य करना है उस समय किसी भी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न ना हो। उसके बाद दूसरी बात आती है निर्देशन उप समितियों के कार्यों का समन्वय। निर्देशन पहले तो निर्देशन समितियों का गठन और फिर उप समितियों का उप समितियों के कार्यों का समन्वय। यहाँ पर दो बात एक साथ है। पहले तो निर्देशन समितियों का गठन किया जाए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक समिति को गठन कर दिया गया वही सबका कार्य करेगी, नहीं। पहले सबसे महत्वपूर्ण है कि निर्देशन समिति का गठन किया जाए, उसके बाद दूसरी बात आती है कि उप समितियों का गठन किया जाए, क्योंकि हर एक के अपने अपने अलग अलग उत्तरदायित्व होते हैं। जैसे कि
शैक्षिक विकास से संबंधित है तो वो एक अलग कार्य है, और व्यावसायिक जो सूचनाएं या व्यावसायिक निर्देशन है वो दोनों अलग अलग कार्य है। तो यहाँ पर दो अलग अलग समितियों का निर्माण किया जाए, लेकिन यहाँ इस बात को ध्यान में रखा जाए कि दोनों के आपस में समन्वय होने चाहिए। जब शैक्षिक समिति कार्य कर रही है तो वो इस बात का ध्यान रखेगी कि जो व्यावसायिक निर्देशन की प्रक्रिया है उसमें जहाँ शैक्षिक क्रिया चल रही है, शैक्षिक निर्देशन चल रहा है, उस दौरान किस तरह से व्यावसायिक निर्देशन भी दिया जा सकता है। तो उसके लिए क्या क्या संसाधन होंगे, किस प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी, तो आपस में दोनों का समन्वय का होना अनिवार्य। दूसरी बात, जब व्यावसायिक समिति अपना कार्य कर रही है तब वह भी इस बात का ध्यान रखती है, शैक्षिक समिति से सहयोग लेती है कि शैक्षिक प्रक्रियाओं के माध्यम से किस तरह से इस कार्य को पूर्ण या सफलतापूर्वक लाभदायक गुणात्मक बनाया जा सकता है। इसीलिए उप समितियों के कार्यों में समन्वय का होना बहुत जरूरी है। निर्देशनकर्ता का इस समन्वय स्थापित करने का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होता है। अगली बात जो यहाँ आती है वह है अनुस्थापन कार्य। अनुस्थापन कार्य, अनुस्थापन कार्य किस किस का होगा? अनुस्थापन कार्य में छात्र, शिक्षक, अभिभावक, यानी कि अनुस्थापन का मतलब क्या है? इसका अर्थ है प्रशिक्षण, यानी कि निर्देशन का कार्य जब करना है या निर्देशन दिया जाना है तो हमें प्रशिक्षण का भी ध्यान रखना है कि जब भी हम निर्देशन दे रहे हैं तो उसके संबंधित जितने भी प्रशिक्षण से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं उसके लिए जितने भी साधन संसाधनों की आवश्यकता है, मानवीय हो चाहे भौतिक संसाधन हो, किसी भी प्रकार के संसाधनों को कैसे जुटाना और इनके प्रशिक्षण को किस प्रकार से लाभकारी या एक कहना चाहिए कि उपयोगी स्वरूप प्रदान किया जा सकता है। अब प्रशिक्षण में केवल एक छात्र ही नहीं है, क्योंकि हमारा टारगेट केवल एक छात्र रहता है। हमें लगता है कि हम छात्रों को निर्देशन दे रहे तो हम सारी बात केवल छात्र पर केंद्रित करते हैं, लेकिन उत्तरदायित्व जब निर्देशनकर्ता का या निर्देशन समिति के उत्तरदायित्व की बात आ जाती है, निर्देशनकर्ता का उत्तरदायित्व की बात आती है तो वो प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी पूरा जोर देता है, जिसमें कि न केवल वह छात्र के प्रशिक्षण पर बल देता है बल्कि अभिभावकों को भी प्रशिक्षित करता है। क्योंकि अभिभावकों की जैसे आप किसी व्यावसायिक प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं, बालकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र विशेष के संबंधित, जैसे कृषि से ग्रामीण क्षेत्रों में हमने किया, तो हमने ग्रामीण क्षेत्रों में हम कृषि से संबंधित वैज्ञानिक विधि के माध्यम से किस प्रकार से कृषि कार्य किए जा सकते हैं, तो नवीन जितने भी अनुसंधान होते रहते हैं और जो उनके परिणाम को किस तरह से लागू करना है, इसके लिए जैसे आप प्रशिक्षण कार्य करें तो अब यहाँ पर आपने छात्रों को तो दिया, लेकिन अभिभावक क्या उसको समझ रहे हैं, तभी तो वो उसे उपयोग करने देंगे। इसीलिए अभिभावकों का भी प्रशिक्षण यहाँ पर होना चाहिए। अर्थात जब प्रशिक्षण प्रक्रिया को लागू किया जा रहा है तब अभिभावकों को भी आमंत्रित किया जा सकता है, यानी कि उनको भी प्रशिक्षित किया जाए। फिर अध्यापकों का प्रशिक्षित होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब अध्यापक स्वयं प्रशिक्षित होगा तभी वो दूसरों को प्रशिक्षित कर सकेगा। इसीलिए अनुस्थापन कार्य के प्रति बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होता है, जो कि किसी भी कार्य की सफलता निर्भर करती है। अगली बात आती है व्यावसायिक वार्ताओं। व्यावसायिक वार्ता, सम्मेलन, व्यावसायिक वार्ता, व्यावसायिक सम्मेलन और व्यावसायिक दिवसों का आयोजन, निर्देशन, दिवसों का आयोजन। अब यहाँ पर अगली बात जो आती है निर्देशनकर्ता के उत्तरदायित्व में, वो अगला है पहला
यानी कि इसका उत्तरदायित्व होता है कि वो कैरियर टॉक रखे, किसी भी व्यवसाय से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए एक वार्ता का आयोजन करे। इस वार्ता के लिए विशेषज्ञों को बुलाए, बाहर से बुलाए, चाहे विद्यालय के विशेषज्ञों को उसमें सम्मिलित करे, चाहे बाहर से किसी को आमंत्रित करे, शहर के किसी विशिष्ट व्यक्ति को आमंत्रित किया जा सकता है या शहर के बाहर से भी किसी को बुलाया जा सकता है। अर्थात ये उत्तरदायित्व होता है कि सबसे अच्छी मतलब क्या है कि एक गुणात्मक या प्रभावी व्यावसायिक वार्ता का आयोजन समय समय पर किया जाना चाहिए, जिससे कि बालकों को विभिन्न प्रकार के व्यवसायों से संबंधित जानकारी प्राप्त हो। फिर व्यावसायिक सम्मेलन, वार्ता के साथ में सम्मेलन भी एक माध्यम है जिसका आयोजन किया जा सकता है, जिसमें कि विभिन्न विशेषज्ञों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के व्यवसायों से संबंधित जानकारी बालकों को सहजता से उपलब्ध कराई जा सकती है। और इसी बात इसके अंतर्गत आती है निर्देशन दिवस। जैसे कैरियर डे हम मनाते हैं, तो कैरियर डे का जैसे निर्देशन, ऐसे ही निर्देशन दिवसों का समय समय पर एक निर्देशन दिवस आयोजित किए जाने चाहिए कि आज अमुक के बारे में हम निर्देशन कार्य होगा, आज अमुक के बारे में निर्देशन कार्य होगा, यानी कि एक डे फिक्स कर दिया जाए कि इस तारीख को इस दिन इस प्रकार का निर्देशन कार्य होगा। तो इसकी वजह से यह यूँ कहा जाए कि निर्देशन दिनों की दिवस निर्धारित डे अगर हम डिसाइड कर लेते हैं तो उसके आधार पर जब हम डे डिसाइड करते हैं तो कार्य डेफिनेटली कन्फर्मली हमें करना ही होता है कि हम उस कार्य को करेंगे ही। तो वो कार्य कैसे होगा, किस तरह से होगा, उसकी सारी हमको व्यवस्था क्योंकि हमें पता है कि हमको कार्य किस दिन करना है, जो भी वर्क हमको करना है, जो भी निर्देशन तो क्या गाइडेंस देनी है, गाइडेंस डे अगर हमको मनाना है तो हमारे पास डे फिक्स होता है, तो हम उसके पहले से उसकी तैयारी कर लेते हैं। सडनली हम अगर करना चाहें तो फिर वो एक कहा जाएगा कि फॉर्मेलिटी के लिए करना है तो बात एक अलग है। अदरवाइज अगर आप वास्तव में उसको बच्चों के लिए यूजफुल बनाना चाहते हो, बच्चों के लिए उपयोगी बनाना चाहते हो, तो निश्चित है कि आपको निर्देशन दिवसों का पहले से ही निर्धारण कर लिया जाए, जिससे कि पूरी योजना प्रारंभ में पहले से ही निर्धारित तैयार की जाए, जिससे कि जब कार्यक्रम आयोजित हो उस समय किसी भी प्रकार की समस्या या कार्यक्रम की असफलता की संभावनाएं समाप्त हो जाए। अगली बात इसके अंतर्गत आती है, अगला जो हमारा इसका उत्तरदायित्व है वो नए छात्रों का अनुस्थापन। नए छात्रों का अनुस्थापन। क्योंकि नए छात्र जो भी विद्यालय में आते हैं, पहली बार जो जुड़े हैं, तो उनके भी प्रशिक्षण की आवश्यकता अलग से होती है, क्योंकि ये जो पुराने छात्र हैं वो प्रशिक्षित होकर वो एक सीढ़ी दो सीढ़ी ऊपर जा चुके होते हैं। जो नया छात्र आया उसको उसके बारे में हो सकता है कि कुछ पता ना हो, और आप फर्स्ट स्टेप उसको पता नहीं हो और आप सेकंड स्टेप पे लेके जा रहे हैं, तो निश्चित है, डेफिनेट है कि बच्चा सक्सेस नहीं हो पाएगा, उसको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेज वो क्रॉस कर ही नहीं पाया है, उसको समझ ही नहीं पाया है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जो नए स्टूडेंट्स हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं, नए छात्र हैं, उनके अनुस्थापन की व्यवस्था हो, यानी कि उनके प्रशिक्षण यानी कि उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था अलग से होनी चाहिए, जिससे कि वो नियमित छात्र जो हैं उनके समकक्ष आकर खड़े हो सके या उनके समकक्ष उनको भी लाया जा सके। अगली बात इसके अंतर्गत आती है अध्ययन आदतों के विषय में। अध्ययन आदतों के विषय में मार्गदर्शन। अध्ययन आदतों के विषय में मार्गदर्शन यानी कि छात्रों को उनकी जो अध्ययन आदतें हैं कि किस तरह से उन्हें अध्ययन
तो हर एक को उसके अकॉर्डिंग गाइडेंस की जरूरत होती है। कोई बच्चा किस तरह से स्टडी करता है, किसी की स्टडी का तरीका कुछ होता है, किसी की पढ़ने का तरीका कुछ होता है, तो हम एक ही तरीके से उनको निर्देशन या गाइडेंस नहीं दे सकते। हर बालक की अपनी क्षमताएं होती हैं, योग्यताएं होती हैं, तो जो भी निर्देशन या गाइडेंस का कार्य है उसमें उसकी जो हैबिट्स है, उन हैबिट्स के अकॉर्डिंग, आदतें यानी कि हैबिट्स, इन्हीं हैबिट्स के अकॉर्डिंग जिस भी सब्जेक्ट में जिस भी तरह का उसे गाइडेंस की जरूरत है उसे प्रदान किया जाना चाहिए, यानी कि निर्देशनकर्ता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। विषय चयन में सहायता। विषय चयन में सहायता। सब्जेक्ट सिलेक्शन में डेफिनेटली आपको पता ही है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बालक का विषय चयन कैसे करता है, बालक को कौन सा सब्जेक्ट चूज करने की क्षमता उसमें है, किस प्रकार की एबिलिटी है, उसकी किस तरह की एफिशिएंसी, किस तरह की योग्यता क्षमताएं हैं, उसी सब्जेक्ट को बालक को चुनना चाहिए। तो ये बालक को समझाने के लिए, बताने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद है प्रवेश प्राप्ति के लिए। प्रवेश प्राप्त करने में सहायता। कहाँ से, कैसे, कब, कहाँ पे, कैसे, किस तरह से, कौन सी जगह पर उसे प्रवेश लेना है, उसके जो उसके अंक हैं, उसकी जो रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग वो कहाँ पर प्रवेश ले सकता है, एडमिशन ले सकता है, किस जगह जाकर और किस तरह का कोर्स वो कर सकता है, उसकी जो गाइडलाइन है वो देने का कार्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। निर्देशनकर्ता की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो यहाँ पर इस चीज को भी ध्यान रखता है कि बच्चे के प्रवेश, एडमिशन में उसको पूरी हेल्प मिल सके, उसकी क्षमता, योग्यता के अनुसार उसे सही जगह प्रवेश प्राप्त करने का अवसर मिले, यानी कि उसकी अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उसे सही जगह पर एडमिशन मिल सके। उसके बाद आता है औद्योगिक या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों व महाविद्यालय आदि से है। यानी कि यहाँ पर इस बात को भी ध्यान में रखा जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, यानी कि जो भी हम कह रहे हैं कि बिजनेस ग्रुप्स वगैरह हैं या बिजनेस टाइकून्स वगैरह हैं, उनको, और जो ऐसे व्यवसाय जो कहना चाहिए कि प्रोफेशनल एजुकेशन देने वाले कॉलेजेस हैं, उनको महाविद्यालय तक लाना और स्टूडेंट्स को उनसे गाइडलाइन प्रदान कराना, यानी कि इनसे कांटेक्ट करना, इन लोगों के विचारों को, इन लोगों के आइडियाज को, इन लोगों की जो सोच है वो इन छात्रों तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी है कि वो समय समय पर इन कॉलेजेस, जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, प्रोफेशनल डिग्री या ट्रेनिंग देने वाले कॉलेजेस हैं, या जो भी बिजनेस टाइकून्स या बिजनेस घराने या ग्रुप्स हैं, उनको बुलाकर और बच्चों को गाइडलाइन दिलाई जा सकती है या निर्देशन का कार्य कराया जा सकता है। उसके बाद व्यवसायों के चयन में निर्देशन। व्यवसायों के चयन में, ठीक है ना, व्यवसाय के चयन में भी निर्देशन, यानी कि एक कौन सा प्रोफेशन बालक को सूट करेगा, किस प्रोफेशन को करने या किस बिजनेस या किस जॉब को कर लेने की उसमें एबिलिटी है, तो उस चीज के
क्षमताएं हैं, कौन सी योग्यताएं हैं, कौन से व्यवसाय को करने की योग्यता है, कौन से व्यवसाय बिजनेस या जॉब को कर लेने की एबिलिटी है, इसके लिए उसे निर्देशन दिया जाना चाहिए। और अंतिम बात यहाँ पर आती है, वो है अभिभावक शिक्षक संघ का संगठन। अभिभावक शिक्षक संघ, अभिभावक शिक्षक संघ का भी गठन किया जाना चाहिए, जिससे कि एक बच्चे को किस प्रकार का निर्देशन कार्य विद्यालय में हो रहा है और क्या क्या सूचनाएं बालक तक पहुंचाई जा रही हैं, इसकी जानकारी अभिभावकों तक भी पहुंचे और अभिभावकों के विचार भी विद्यालय तक पहुंचाए जा सकते हैं। इस आशा करती हूँ कि उत्तरदायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको समझ में आई होगी कि एक जो गाइड करने वाला या निर्देशन करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। उसी आधार पर आपको एक होमवर्क करना है। शाला शाला निर्देशनकर्ता के उत्तरदायित्वों को समझाइए। ठीक है, शाला निर्देशनकर्ता के उत्तरदायित्वों को समझाइए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी में अपने आप को सुरक्षित रखिए। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलिए। घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाकर निकलिए या कपड़ा बांध कर निकलिए। हाथों को सैनिटाइज करते रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।